हेलो दोस्तों, फिर से हम वापस आ गए। अध्याय नंबर 3, क्लास 6, बिहार बीटीसी। तो आज चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको अध्ययन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। हम रोज कपड़े पहनते हैं, कई तरह के कपड़ों का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं होती हैं। कुछ महीन होती है, कुछ मोटे कपड़े होते हैं, कुछ रंगीन होती है, कुछ सफ़ेद होती है, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ चिकने होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं। तो आपने भी कई वस्त्र देखे होंगे। तो अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कि कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े पहनते हैं? क्या पहनने के अलावा कपड़े के और भी उपयोग है? आखिर ये कपड़े आए तो कहाँ से आए? कैसे बनते हैं ये कपड़े? अब इसके बाद है, इसमें दिया हुआ है क्रियाकलाप 1 2, 2 क्रियाकलाप दिया हुआ है कि इसमें क्या हुआ है कि क्रियाकलाप 1 में ही है कि जब पर्व त्यौहार आता है, जैसे अभी दिवाली आ रहा है, छठ आएगा, तो उस त्यौहार के समय क्या होगा कि नया कपड़ा हर बच्चों को चाहिए होता है। तो अपने माता पिता के साथ वो दुकान पे जाते हैं। वहाँ बहुत प्रकार के वस्त्र होते हैं जो अलग अलग रंग में होते हैं। कोई वाइट कलर का टी शर्ट हुआ, कोई ब्लू कलर का, कोई मतलब येलो कलर का। तो दुकानदार समझाता है कि कुछ कपड़े रेशमी हैं। यानी दुकानदार, जो कपड़ों के दुकानदार होते हैं ना, वो बताते हैं कि ये कपड़े रेशमी हैं, कोई सूती कपड़ा है, ये ऊनी कपड़े हैं, कोई मतलब कृत्रिम टेरिकॉट। तो क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हैं? तो आप नज़दीक के दर्जी की दुकान पे जाइए और वहाँ से कुछ कपड़ों की जो कतरन इकट्ठी कीजिए और कतरन की मतलब कपड़े की प्रत्येक कतरन को छू कर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह की कपड़ों की कतरनें अपनी कॉपी में चिपकाइए और अपने मित्रों और दर्जी और माता पिता की सहायता से कपड़े का प्रकार लिखिए। जैसे आप गए दर्जी के पास, सूती कपड़ा का वो काट रहा था, उस सूती कतरन आपने चिपकाया, एक जगह ऊनी चिपकाया, एक रेशमी, एक पॉलिस्टर, टेरिकॉट, ऐसे आपने मतलब वो चिपकाया और सबके नीचे लिख दिया कि ये सूती है, ये ऊनी है, ये रेशमी है, ये पॉलिस्टर, ये टेरिकॉट। ठीक है, ये क्रियाकलाप 1 हुआ। फिर आप क्रियाकलाप 2 देखिए। इसमें क्या है कि जब आप स्वेटर बनाते हुए आपने किसी को देखा होगा, तो स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। स्वेटर एक धागे की बुनाई कर बनाया जाता है। एक सूती कपड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे बाहर खींचिए। धागा दिखाई ना दे तो पिन से भी निकाल सकते हैं। और हम देखते हैं कि धागे को एक साथ बुनने पर वस्त्र बना है। क्या सभी वस्त्र धागों से बनता है? ये पिक्चर आप देख लीजिए, जो वस्त्र धागा उसका चित्र दिया हुआ है 3.1 पिक्चर में। कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए हैं उनके नीचे उनके धागे भी लगाइए। ये धागे किससे बनते हैं? आपने सुई में धागा तो पिरोया होगा ना। यदि नहीं पिरोया तो पिरो कर देखिए। कई बार धागे का अगला सिरा जो होता है ना, कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पे सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। धागे की ये पतली लड़ी और पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। क्या सभी प्रकार के धागे मतलब सूत, जूट और रेशम तंतु से बनते हैं? इन धागों को खोल कर देखिए। कुछ वस्त्र जैसे सूती, रेशमी और जूट, ऊनी के तंतु पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूत कपास से प्राप्त होता है। रेशमी सूत रेशम के कीट से तैयार होता है। ऊन जो होता है भेड़ से मिलता है, ऊँट से मिलता है, बकरी से प्राप्त होता है। इसके अलावा केले के पत्ते और तने, बाँस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे, पहले 1000 साल पहले से।
बनाए जाते थे। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके स्रोत पौधे या जंतु भी नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, एक्रिलिक हुआ। ये लोग इनके जो स्रोत होते हैं ना, ना पौधे होते हैं ना जंतु होते हैं। अब आते हैं लाइन से। अब हम लोग पादप तंतु के बारे में जानते हैं, कौन कौन से तंतु हैं जो पादप होते हैं। क्या पहला नाम है रुई का। क्या आपने कभी दीपक, यानी डिबिया, देहाती भाषा में डिबिया बोलते हैं, दीपक के लिए रुई से बत्तियां बनाई हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाई और तकियों में भी किया जाता है। थोड़ी सी रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए, इसके किनारों को ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? ठीक है, ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास के तंतुओं से बनी है। यह तो आप जानते हैं कि रुई कहाँ से आती है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती है, यानी जहाँ मिट्टी काली और जलवायु जो होती गर्म होगी ना, वहाँ पे कपास के पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं। हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की खेती की जाती है? कपास के पौधे की किस भाग से रुई बनती है, इसके बारे में अपने शिक्षक और गांव के बुजुर्गों से पता कीजिए। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देते लगते हैं, जिसे कपास गोलक कहते हैं। साधारणतया पौधे से कपास को हाथ से चुना जाता है। इसके बाद बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है और इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, लेकिन अब मशीन हो गया है तो मशीन से भी अब मतलब कर दिया जाता है। तो अब पिक्चर देखिए, कपास का पौधा का पिक्चर देखिए, ठीक है। तो ऊन एक पादप तंतु है। सेकेंड, जूट यानी ये पटसन। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, पटसन की, ठीक है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। फिर से नाम सुन लीजिए, बिहार में कटिहार में, मधेपुरा में, सहरसा में। कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा, इन जिलों में जूट को अधिक उगाया जाता है, ठीक है। जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। कुछ दिनों तक इसके तने को पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि रेशे को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। यानी पौधे में जब फूल आने लगेंगे तो उसे काट लेते हैं और कुछ दिनों तक इसके तने को पानी में डुबो कर रखा जाता है और रेशों को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। फिर इनको पानी में पटक पटक कर धुलाई कर देते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसा कैसे होता है? जैसे रुई से तागा बन रहा है, देखिए रुई से तागा किस तरह बन रहा है। सूती धागे की कताई, आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3, एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भर में पकड़िए, चुटकी में पकड़िए। धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए, रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। क्या आप धागा बना सके? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में गुंथ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए तकली का प्रयोग किया जाता है।
हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा होती है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कटे धागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। धागे से वस्त्र धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। अब बुनाई क्या होता है देख लीजिए। इसमें क्रियाकलाप 4 में देख लीजिए चटाई बना हुआ है। इसमें आप देखते होंगे कि मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा, चटाई को गौर से देखिए। आपको कोई समानता दिखाई देती है? जरूरत हो तो हैंडलेस से भी देखिए। इनमें आड़े खड़े धागों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब चटाई कैसे बनता है देख लीजिए। ये क्रियाकलाप में चटाई बनाने का तरीका इसमें दिया हुआ है। मशीन में आप देख सकते हैं ना, हथकरघा की मदद से ये सब चटाई बनता है। तो यहाँ चलो बंधा, फिर उसके बाद बंधाई क्या होता है। इसमें किस बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। आपने किसी फटे हुए स्वेटर से धागे को खींचकर देखा है? तो धागा लगातार खींचता चलाता है, वस्त्र उघड़ता चला आता है। मोजे और बहुत से ऐसे वस्त्र बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। बंधाई हाथों से, मशीनों से द्वारा भी की जाती है। बुनाई और बंधाई का उपयोग अलग अलग तरह के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। अब आते हैं वस्त्रों का इतिहास। पहले ज़माने की बात है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। तो वस्त्रों के विषय में प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के लोग ना वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं के चमड़े से शरीर को ढकते थे। कृषि के विकास के साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियाँ और घास को बुनकर चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा। लताओं और जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे। पुराने ज़माने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। पुराने ज़माने में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके पहनने के वस्त्र तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई है। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा, पगड़ी का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, उसी प्रकार वस्त्र और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो ये चैप्टर ये मतलब अच्छा गया। और नया नया शब्द मिला कि रुई कॉटन, तंतु फाइबर बोलते हैं, कताई को स्पाइनिंग बोलते हैं, धागे को थ्रेड बोलते हैं, वस्त्र को क्लॉथ बोलते हैं, बंधाई को नाइटिंग बोलते हैं, बुनाई को वीविंग बोलते हैं, हथकरघा को हैंडलूम बोलते हैं। और इस चैप्टर हम लोग क्या सीखा ये आप देख लीजिए।